हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो सबसे पहले गुड इवनिंग आप लोग को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल का चैप्टर है, क्लास 12 का चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। तो इससे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट्स फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको पेशेंटली सुनना है मेरा पूरा क्लास। और आपको कहीं पे भी डाउट हो आप बेझिझक पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर करके ही आगे बढ़ूंगा। और इस चैप्टर को पूरा करने के बाद आप स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं चैप्टर्स का कंटेंट। इस चैप्टर में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाऊँगा। इंट्रोडक्शन में आपको मैं पढ़ाऊँगा सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे। उसके बाद इसके कंपोनेंट्स, सॉल्युबिलिटी किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाऊँगा। उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म है। ये कंसंट्रेशन टर्म एक्चुअली मोल कंसेप्ट का पार्ट है जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन टर्म यूज होते हैं, इसलिए हम जस्ट क्विकली इनका फार्मूला रिवाइज कर लेंगे। कुछ रिलेशंस है वो भी देख लेंगे और क्विकली फिर हम आगे निकल जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। इसमें हम पढ़ेंगे हेनरी लॉ पढ़ेंगे कि कैसे जो गैस का सॉल्युबिलिटी होता है लिक्विड में वो किस पे डिपेंड करता है। इसमें हम कुछ एग्जांपल भी देखेंगे, स्कूबा डाइविंग का, वो सॉफ्ट ड्रिंक का हम एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ। यहाँ पे हम वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। वेपर प्रेशर का रिलेशन होता है मोल फ्रैक्शन से। राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। जैसे बहुत सारे जो सॉल्यूशन होते हैं वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो उसका हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो लास्ट में हम देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, वो हम चारों को डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करके चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन से। सो सबसे पहले सॉल्यूशन को हम डिफाइन करने के लिए स्टूडेंट्स एक हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये आप एक समझ लो, एक ट्रांसपेरेंट बीकर है। इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट बीकर है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 लीटर वाटर फिल कर देते हैं। ओके, 2 लीटर वाटर फिल कर देते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे हम। एक्चुअली हम शरबत बना रहे हैं, ठीक है। तो 2 लीटर हम वाटर फिल कर दिए। इसमें मैं चीनी कितना डालूँ बताइए। मैं 100 ग्राम में इसमें चीनी डालता हूँ। इसमें मैं 100 ग्राम चीनी डालता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पे आके चीनी का पार्टिकल नीचे पे, ये चीनी पार्टिकल है, यहाँ पे सेटल हो जाएगा, ठीक है। अब 2 कंपोनेंट रखे, चलिए एक लेमन भी ऐड कर देता हूँ इसमें। तो फिर इसमें क्या होगा, इसमें समझिए यहाँ लेमन ऐड कर दिया हूँ 5 ml, ठीक है। 5 ml मैंने लेमन ऐड कर दिया है। ये क्या है, शुगर है, और मैं यहाँ पे लेमन ऐड कर दिया हूँ। ये लेमन ऐड कर दिया हूँ। अब इसको हम क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए अच्छा से सेक करेंगे। तो क्या होगा, 5 मिनट के बाद क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स है सारा सेटल होके ये हम दूसरे बीकर में बना लेते हैं। समझ लीजिए ये वही है, मान लीजिए। तो क्या होगा, ये एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बना लेगा। क्या होगा, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बना लेगा। इसमें आपको अब चीनी का पार्टिकल कहीं दिखेगा बताइए, नहीं दिखेगा। तो ये क्या किया है, ये सॉल्यूशन बनाया है शुगर एंड लेमन का इन वाटर में। तो यहाँ पे क्या है, ये मिक्सिंग कैसे हुआ है, इक्वल प्रोपोर्शन में। इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब ये हुआ कि आप कहीं पे भी लो, यहाँ पे जो इसका जो कंपोजिशन होगा वाटर, लेमन और शुगर का, यहाँ पे भी होगा। इसको आप स्टूडेंट्स चेक भी कर सकते हो। आप क्या करो, इसमें से 5 ml निकाल के पी लो।
आपको जो टेस्ट आएगा, जितना मीठा लगेगा, बाकी ये आप 100 ml निकाल के पी लो उतना ही लगेगा, ज़्यादा कम नहीं लगेगा। यही होता है होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब यहाँ मिक्सिंग जो हुआ है इक्वल प्रोपोर्शन में हुआ। अगर हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता तो क्या होता, कहीं पे इसका कंपोजिशन अलग होता, कहीं पे अलग होता है। तो अभी तक हम सॉल्यूशन में क्या देखें इस, अच्छा एक यहाँ बताइए, यहाँ पे कंपोनेंट कितना है, इस सॉल्यूशन का कितना कंपोनेंट, क्या क्या है बताइए। कंपोनेंट 3 है, क्या क्या है, वाटर है, शुगर है, और क्या है, लेमन है, ठीक है। तो टोटल कंपोनेंट कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ हम कोई एक ही लेमन नहीं देके केवल शुगर देते, या शुगर नहीं देके केवल लेमन देते, तो कंपोनेंट कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे मिक्सचर कैसा बना है, होमोजीनियस। मिक्सचर कैसा बना है, होमोजीनियस। तो हम सॉल्यूशन को क्या डिफाइन करेंगे, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स, ओके। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट। फिर यहाँ पे हम कंपोनेंट्स देख लिए, इसके बाद हम एक चीज बताइए, यहाँ पे जो आपका वाटर है वो किस अमाउंट में है, सबसे ज़्यादा क्या है इस तीनों में कंपोनेंट में, सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या है, वाटर है आपका। तो वाटर को क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, सॉल्यूशन का पार्ट होता है स्टूडेंट्स। तो सॉल्वेंट हम किसे बोलेंगे, जो लार्जर अमाउंट में हो, और सॉल्यूट किसे बोलेंगे, जो कंपेरेटिवली स्मॉलर अमाउंट में हो। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है आपका, सॉल्वेंट क्या है आपका, सॉल्यूट क्या है आपका, सॉल्यूट क्या है। तो जो लार्जर अमाउंट में हो, सॉल्वेंट इज दैट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, एंड सॉल्यूट इज दैट पार्ट ऑफ सॉल्वेंट व्हिच इज सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका सॉल्वेंट है उसका स्टेट क्या है, वो इसका फेज क्या है, लिक्विड फेज है, लिक्विड स्टेट में है। और यहाँ पे लेमन क्या है, लिक्विड है, और शुगर क्या है, सॉलिड है। तो यहाँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, अगर केवल हम यहाँ पे लेमन, केवल हम शुगर लेते हैं, शुगर और वाटर लेते हैं, तो आपका सॉल्यूट जो है सॉलिड है, और आपका सॉल्वेंट है सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ओके। तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले जो फेज होगा सॉल्यूट का, तो क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड, फेज ऑफ सॉलिड इन सॉल्यूशन ऑफ इन फेज ऑफ जो सॉल्वेंट का होगा। और इसी को अगर हम जैसे अब क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जो सॉल्वेंट है उसका हम फेज चेंज कर सकते हैं, और सॉलिड लिक्विड गैस, और हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट का भी फेज चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन का टोटल 9 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये टेबल एक बनेगा, ये आपके एनसीईआरटी में है, मैं 2-4 एग्जांपल करा देता हूँ, बाकी एनसीईआरटी में है, आप वहाँ से देख सकते हो। सिंपल सा है, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, चलिए ब्लैक से लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूट, ओके।
और यहाँ पे लिखते हैं हम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। और फिर हम हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो बनेगा वो लिखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ एग्जाम्पल ले लेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो हम शरबत बनाए हैं उसमें हम सॉल्वेंट क्या लिया, लिक्विड। सबसे पहले हम लिक्विड ही लेते हैं सॉल्वेंट को, ओके। और सॉल्यूट को चेंज करते हैं, तो यहाँ हमने ले लिया लिक्विड, ठीक है। और सॉल्यूट का हम फेज पहले चेंज करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूट ले लिए सॉलिड, ओके, सॉलिड। तो आपका टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसका एग्जांपल बताइए, सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। या फिर अभी हम कंसीडर किए थे, ये भी लिख सकते हैं, शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर। फिर आप सॉल्यूट को आप चेंज करते जाओ, यहाँ पे लिक्विड दो, और सॉल्वेंट आपका लिक्विड ही है। तो एग्जांपल सॉल्यूशन आपका क्या किस टाइप का बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ओके। एग्जांपल बताइए कोई, वाइन, वाइन का एग्जांपल ले लीजिए, या फिर अल्कोहल इन वाटर ले लीजिए, मिथेनॉल इन वाटर। वाइन ले लीजिए या फिर मिथेनॉल इन वाटर ले लीजिए, कोई भी। ये आपका हो गया। इसी तरह आप गैस ले लीजिए, सॉल्यूट अब हम क्या ले लिए, गैस, गैस ले लिए। सॉल्वेंट आपका क्या है, लिक्विड। तो सॉल्यूशन किस टाइप का बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा आपका सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, ओके। अब इसका एग्जांपल बताइए, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक क्या होता है, CO2 क्या होता है, डिजॉल्व किया रहता है, CO2 गैस होता है, डिजॉल्व होता है किस में, वाटर में, वाटर में। इसी तरह अब आप सॉल्वेंट क्या करिए, सॉल्वेंट को लिक्विड लिए थे, गैस ले लीजिए या फिर सॉलिड ले लीजिए, सॉलिड ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, इस यहाँ पे आप सॉलिड ले लीजिए, ठीक है। और तब फिर आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। इसका एग्जांपल कोई बताइए, इसका एग्जांपल अलॉय, कोई एग्जांपल ले लीजिए, मैग्नेलियम ले लीजिए। क्या होता है, अलॉय होता है किसका किसका, अलॉय क्या होता है, दो या दो से अधिक, अलॉय क्या होता है, मिश्र धातु, दो या दो से अधिक धातु या उपधातु से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसी तरह आप सॉलिड ले लीजिए, यहाँ पे क्या ले लीजिए, लिक्विड ले लीजिए, फिर से यहाँ सॉलिड लीजिए, यहाँ गैस ले लीजिए। फिर आप क्या करिए, यहाँ सॉल्वेंट चेंज कर दीजिए, गैस ले लीजिए, और ये ऐसे करके आपको पूरा टेबल बनाना है, ठीक है। ये आपके NCERT में दिया है, आप वहाँ से देख लोगे। तो ये कुल टू हम पढ़े सॉल्यूशन के बारे में, अभी तक क्या क्या पढ़ लिए। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसके दो या दो से अधिक कंपोनेंट होते हैं। इसमें जो फेज जो होता है, टाइप्स, इसमें सॉल्यूट का फेज और सॉल्वेंट का फेज सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। इसका हम कॉम्बिनेशन बना के देख लिए, अगर दोनों सेम रहेगा तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे एक कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि जो सॉल्यूट है वो जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। सपोज करिए ये सॉल्वेंट है आपका, ठीक है, सॉल्वेंट आपका लिक्विड है। जनरली यहाँ हम लिक्विड सॉल्वेंट के लिए हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने शुगर मॉलिक्यूल
शुगर मॉलिक्यूल ऐड किया था, यहाँ पे हमने शुगर मॉलिक्यूल ऐड किया था। तो जैसे यहाँ पे हमने 2 लीटर लिया था और हमने यहाँ पे क्या किया था, 100 ग्राम लिया था शुगर। अभी हम क्या करेंगे, और ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे, एक टाइम तक इतना ऐड करेंगे। सपोज कीजिए हम 2 केजी ऐड करेंगे, तो इस पहले क्या था, पूरा डिजॉल्व हो जा रहा था, चेक करेंगे डिजॉल्व हो रहा है। एक टाइम आएगा तो क्या होगा, ये डिजॉल्व नहीं होगा पूरा, क्या हो गया, मतलब सॉल्यूशन आपका सैचुरेट हो गया। अगर हमें तब भी डिजॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर हम इसका बढ़ा देंगे, टेम्परेचर ऐड कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो क्या हुआ, टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर देने से कुछ अफेक्ट हुआ। इसका मतलब यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। तो अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम यहाँ पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्टूडेंट्स, इसमें एक्चुअली दो दो आप प्रोसेस होता है। अगर आपका जो ये सॉल्यूशन जो है उसमें जो डिजोल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट का जो डिजोल्यूशन है, अगर वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो दोनों में टेम्परेचर का जो अफेक्ट होगा रिवर्स होगा। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एंडोथर्मिक। इसमें क्या होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। इसमें मतलब आपको हीट देना पड़ेगा इसमें। ओके, इस प्रोसेस में। तो इस केस में आपका क्या होगा, इस केस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, ये भी डिक्रीज करेगा। और ये जनरली सॉल्यूट जब सॉलिड के होता है उस केस का होता है जनरली। और सेकेंड में क्या होगा, अगर हम एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की बात करें, एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस का अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच यहाँ पे नेगेटिव होता है। यहाँ इस केस में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। ये जनरली स्टूडेंट्स, जब आपका सॉल्यूट गैस होगा, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तो इस केस में होगा। इस केस में हो जाता है आपका उल्टा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगी, सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज कर जाएगी। टेम्परेचर आप कम करोगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो ये हम केस आगे भी पढ़ेंगे। ये गैस के केस में होता है। तो ये था कुल मिला के आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें हमने देखा सॉल्यूशन का डेफिनेशन देखा, उसके बाद हमने देखा कि इसके जो पार्ट होते हैं, इसका जो लार्जर अमाउंट में होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, जो स्मॉलर अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। फिर हम यहाँ पे देखा कि सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दो से ज़्यादा कंपोनेंट का। फिर हम यहाँ पे हमने देखा कि ये जो टेम्परेचर पे, अच्छा हाँ, यहाँ पे प्रेशर आप मालूम कर लीजिए, क्या प्रेशर का अफेक्ट होगा, जो डिजोल्यूशन प्रोसेस होगा, जो कितना अमाउंट सॉल्युबिलिटी जो होगा यहाँ पे, वो प्रेशर पे डिपेंड करेगा। तो स्टूडेंट्स, जब हमारा सॉल्यूट जो होगा नॉन वोलेटाइल, जब हमारा नॉन वोलेटाइल सॉलिड होगा, जब सॉल्यूट का फेज क्या होगा, सॉलिड होगा और वो नॉन वोलेटाइल होगा, तब हमारा प्रेशर का कोई अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसके डिजोल्यूशन में प्रेशर का अफेक्ट नहीं होगा। हाँ, जब हमारा जो ये सॉल्यूट होगा, या तो अगर ये लिक्विड है या ये वोलेटाइल है,
उस टाइम पे हमारा, क्योंकि ये जब वोलेटाइल होगा तो ये क्या होगा, वेपर प्रेशर बनाएगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो उस टाइम हम इस पे प्रेशर का इफेक्ट होगा, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। इस पे एक लॉ भी आएगा स्टूडेंट, ये जस्ट हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट हम कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म। ये मोल कंसेप्ट का पार्ट है और ये हम जल्दी जल्दी हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देख लिया इंट्रोडक्शन पार्ट, इसमें देखा सॉल्यूशन क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं वगैरह। अब हम देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म, जो कि हम पहले बोल चुके हैं। ये हम जल्दी से रिवाइज करके हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये आपका क्लास 11th का पार्ट है। तो पहले कंसंट्रेशन टर्म में पढ़ते हैं। सबसे पहले मोलरिटी। मोलरिटी आपने पढ़ा है, बताइए क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा मोलरिटी का। सपोज करो यहाँ पे आपका ए है, सॉल्यूट है, ए सॉल्यूट है आपका, बी आपका सॉल्वेंट है, बी आपका सॉल्वेंट है। क्या होता है, एन सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अगर ये ml में है तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर इसको लिखते हैं एक मिनट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, जो गिवन मास होगा सॉल्यूट का, इसका मोलर मास होगा, और सॉल्वेंट का मोलर मास, सॉल्वेंट का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट VV। अगर ये ml में है, इसको यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। ये हो गया आपका मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। मोलरिटी क्या होगा यहाँ पे आपका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट इन kg। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ बी है, ये अगर ग्राम में दिया होगा तो यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। आपका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या हुआ, इसको डिनोट करते हैं काई से और एक्स से भी लिखते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हम निकालेंगे, काई ए निकालेंगे, काई ए बराबर क्या होगा, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स आपका क्या होगा, काई बी निकालेंगे, क्या होगा काई बी, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ये हो गया। तो और कुछ कंसंट्रेशन टर्म है, जैसे आपको मास परसेंट पूछेंगे, बोलेंगे परसेंट, मास परसेंट ऑफ ए बताइए, W/W, परसेंट W/W, ए का बताएंगे, ए के लिए तो क्या हम लिखेंगे, WA डिवाइडेड बाय WB इंटू 100। इसी तरह परसेंट V/V पूछेंगे, V/V क्या होगा, VA डिवाइडेड बाय VB इंटू 100। मास परसेंट हो गया, वॉल्यूम परसेंट हो गया। अच्छा, यहाँ नॉर्मेलिटी निकालने के लिए क्या बोलेगा, तो क्या बोलेंगे, जो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो होगा ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो आप एक फॉर्मूला याद रखना हमेशा, नॉर्मेलिटी जो होता है, नॉर्मेलिटी बराबर होता है n फैक्टर इनटू मोलरिटी। बस यहाँ से आप क्या करो, मोलरिटी दिया हुआ है, n फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मेलिटी निकल गया। और कहीं नॉर्मेलिटी दिया हुआ, आप मोलरिटी निकाल लो यहाँ से। अब क्या है आपका पीपीएम, सपोज करो आपको पीपीएम निकालना है, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन।
ये कुल मिला के आपका 10⁶ भाग में आपका कितना भाग है ये पूछ रहे हैं। तो अगर आपका ए का निकाला हो ppm तो क्या लिखेंगे, वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी इंटू 10⁶। 10⁶ में आपका कितना है, सपोज करो कि 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर है, उसमें आर्सेनिक पॉल्यूटेड वाटर है, उसमें आर्सेनिक सपोज करो 6 मिलीग्राम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ppm, आर्सेनिक का ppm क्या होगा, आर्सेनिक का ppm होगा 6 ppm। मतलब 1 लीटर मतलब क्या हो गया 1000 ml, और ये 6 मिलीग्राम मतलब क्या हो गया 6 इंटू 10⁻³ ग्राम। मतलब ये 10⁻6 भाग में इतना ग्राम, मतलब इतना भाग है। तो 1 लीटर वाटर में 6 मिलीग्राम मतलब 6 ppm, ठीक है, आर्सेनिक का। तो ये सब था। अब ये कंसंट्रेशन टर्म है, अब इसमें आपस में भी रिलेशन है। अगर अच्छा ये मोलरिटी हो गया, मोलरिटी हो गया आपको, अगर मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग का निकालना हो, दो सॉल्यूशन है, उसको आपने मिक्स कर लिया तो क्या होगा M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3 होगा, ठीक है। और इसी तरह आपका नॉर्मेलिटी भी निकाल लीजिएगा। फिर कई जगह आपको क्या होता है, मोलरिटी दिया रहता है, आपको मोलरिटी निकालना होता है। अच्छा इससे पहले डेंसिटी देख लीजिए। अगर आपको डेंसिटी दिया हुआ है, परसेंटेज मास परसेंट दिया हुआ है, तो मोलरिटी कैसे निकालोगे आप, मोलरिटी चलिए यहाँ पे निकालते हैं। मोलरिटी हो जाएगा आपका 10 इंटू जो डेंसिटी डी, इसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं, और जो मास परसेंट रहेगा, ठीक है, मास परसेंट, इसको हम W/W लिख लेते हैं, ये मास परसेंट है। और इसके बाद आपका जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो हो जाएगा, ए है तो ए निकाल लीजिए सॉल्यूट। तो ये आपका हो जाएगा डेंसिटी के टर्म। इसी तरह आपका मोलरिटी दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ है और मोलरिटी निकालना है, तो उसका भी फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। तो कुल मिला के यही सब है, ज़्यादातर आपको मोलरिटी यूज होगा। और ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ोगे वहाँ पे यूज होगा। ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ोगे तो यूज आएगा। ये आपका मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर के टाइम पे यूज होगा। तो यही था कुल आपका कंसंट्रेशन टर्म। फिर हम आगे अब बढ़ेंगे। तो हमने पढ़ लिया अभी तक इंट्रोडक्शन और कंसंट्रेशन टर्म। अब हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज। तो स्टूडेंट्स सपोज करिए एक कंटेनर है, मैं आपसे ही पूछूंगा और उस पर हम डिस्कस करके पॉइंट बनाएंगे, इससे समझने में इजी होगा। चलिए पहले हम पिस्टन नहीं लगाते हैं, एक्चुअली मैं क्लोज कंटेनर बना रहा था। चलिए पहले मैं ओपन कंटेनर बनाया हूँ, ठीक है। ये है एक ओपन कंटेनर। यहाँ पे आप क्या करो, कोई गैस का सिलेंडर, कोई गैस है, इसमें आप क्या करो फिल कर दो। एक्चुअली ये ओपन है तो गैस फिल ही नहीं हो पाएगा तब भी। जैसे कोई आप CO2 गैस का सिलेंडर लो, इसमें ओपन कर दो यहाँ पे कोई वाल्व से, तो क्या होगा कुछ देर के लिए गैस क्या होगा यहाँ पे ऐसे होगा कुछ देर के लिए, और जैसे ही हम सोर्स हम बंद करेंगे क्या होगा, ये गैस पूरा चारों तरफ कंटेनर के वाल पे प्रेशर बनाएगा और ये ऐसे डिफ्यूज होगा। और ये एक्चुअली क्या है वाल्व इसका, ये क्या है ओपन कंटेनर है, तो ये गैस कोई ज़रूरी नहीं इसमें ही रहे, ये इन्वायरमेंट में चला जाएगा लीक होके। तो ये हो गया ओपन कंटेनर में। तो गैस का प्रॉपर्टी क्या है, गैस क्या होता है डिफ्यूज होता है, ओके, वो डिफ्यूज रहता है। जितना आप स्पेस दोगे गैस में
वो पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पिस्टन लगा देते हैं। यहाँ पे हमने पिस्टन लगा दिया। ओके, पहले गैस हमने फिल कर किया और पिस्टन लगा दिया। या फिर यहाँ पे सपोज कर लो यहाँ पे कोई वॉल्व है, यहाँ पे वॉल्व है, हमने गैस को क्या किया, इसमें रिलीज करके पिस्टन लगा दिया है, यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया है। तो अभी क्या है, गैस वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा, जो इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा उतना गैस ऑक्यूपाई कर लेगा। क्योंकि गैस अभी हम पढ़े हैं गैस का क्या होता है, डिफ्यूज होता है। अब हम क्या करेंगे ये बताइए, गैस डिजॉल्व होता है क्या, वाटर में डिजॉल्व होता है क्या बताइए, या फिर सॉलिड में डिजॉल्व होता है क्या गैस? गैस दोनों में डिजॉल्व होता है, वाटर और सॉलिड में। अब कितना डिजॉल्व होगा ये हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। इसी पे एक साइंटिस्ट है हेनरी साहब, उन्होंने लॉ दिया है, हेनरी लॉ। वो बताते हैं कि कितना कितना गैस डिजॉल्व होगा लिक्विड में। तो ये हम पढ़ेंगे। एक और हम एग्जांपल देखते हैं कि चलिए यहाँ पे आपका कंटेनर है, यहाँ आपका लिक्विड है, यहाँ आपका लिक्विड है, वाटर मान लीजिए, कोई भी एक लिक्विड है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या किए, अब हम यहाँ पे कोई गैस फिल कर दिए। यहाँ पे कोई गैस है, ठीक है। यहाँ हम क्या किए, हैं, एक पिस्टन लगा दिए हैं, पिस्टन। अभी क्या है, ये वाटर है, हो सकता है कुछ पार्ट गैस का डिजॉल्व भी हो, या फिर इसके पास यहाँ पे अगर अब ये स्पेस ज़्यादा है तो ये गैस क्या करेगा, नहीं डिजॉल्व होगा, ये यहाँ पे अपना टोटल जो एम्प्टी स्पेस है वो ऑक्यूपाई करके और आपस इधर से इधर मूव कर रहा होगा। हो सकता है इस पे ये गैस का कंटेनर इस पे प्रेशर लगा रहा होगा, आपस में कोलाइड कर रहा होगा, ये है, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी मान लीजिए प्रेशर P1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पिस्टन पे मान के चलिए 1 kg वजन यहाँ रख दिए, ठीक है। 1 kg वजन यहाँ रख दिए तो पिस्टन क्या होगा, नीचे मूव करेगा। पिस्टन पे वजन क्या हो गया, 2 kg हो गया। पिस्टन क्या करेगा, नीचे मूव करेगा। कहाँ पे, कुल समझिए यहाँ पे कहीं आ गया, ठीक है। पिस्टन हमने बाहर क्या कर दिया, पिस्टन पे डाल दिया 2 kg, पिस्टन कुछ यहाँ आ गया। तो गैस का क्या हुआ, गैस पहले यहाँ तक था, अब क्या होगा, गैस कुछ कंप्रेस होके कुछ गैस यहाँ तक, गैस का क्या होगा, अब यहाँ तक आ गया। और कुछ गैस क्या हो सकता है, यहाँ पे भी डिजॉल्व हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो कुछ गैस यहाँ तक डिजॉल्व हो गया। अब क्या किया हमने, 5 kg डाल के हम पिस्टन को हम यहाँ तक ले आए, यहाँ तक ले आए। इस पे एक काम करिए, 5 kg इधर डाल दिए, 5 kg इधर हम डाल दिए, 10 kg डाल दिए, समझिए पिस्टन यहाँ आ गया। अब आप बताइए, जो वाटर लेवल है और बीच में एम्प्टी स्पेस है जहाँ पे कुछ गैस होगा, वो क्या हो गया, बहुत कम बच गया है। तो जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ गैस क्या होगा, जितना ये होगा ऑक्यूपाई फ्री स्पेस होगा वहाँ पे गैस होगा, और मैक्सिमम पार्ट क्या होगा गैस का, वाटर में सॉल्युबल होगा। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, मतलब यहाँ हम वेट बढ़ा रहे हैं, कुल मिला के मतलब गैस को हम कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके प्रेशर एक हिसाब से हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे गैस पे, ठीक है। तो गैस क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है और धीरे धीरे सॉल्युबल होते जा रहा है वाटर में। तो यहाँ पे क्या हुआ, गैस का सॉल्युबिलिटी क्या हुआ है, यहाँ पे गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ गया है। अब क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे कितना गैस सॉल्युबल है, ठीक है। ये जो डिजॉल्व है लिक्विड में, कितना गैस डिजॉल्व है, बता सकते हैं आप? तो ये कितना होगा, तो इसी को इसी के लिए कितना गैस डिजॉल्व है, इसी के लिए हेनरी साहब एक रिलेशन दिए हैं, यहीं पे हेनरी लॉ आता है। तो वो एक्चुअली बताते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ गैस विल बी डिजॉल्व इन लिक्विड। तो हेनरी साहब का हम लॉ पढ़ते, वो क्या बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन सॉलिड। चलिए एक हम फिर से एक अच्छा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये जस्ट मैंने समझने के लिए ड्रॉ किया है। अच्छा एक चीज़ और बताते हैं,
एक कंसेप्ट और पहले सीख लेते हैं इक्विलिब्रियम का। यहाँ पे काम आएगा। जैसे हम अभी देखे थे कि ये पिस्टन था, पिस्टन अगर हम इसका वेट बढ़ा रहे थे तो गैस डिजोल्यूशन ज़्यादा हो रहा था। तो जो जो गैस यहाँ पे डिजॉल्व होगा, सपोज करिए यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे गैस पार्टिकल डिजॉल्व है, ठीक है, और कुछ जो गैस पार्टिकल है वो अभी भी कुछ एम्प्टी स्पेस बचा है वहाँ पे है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, जो गैस पार्टिकल डिजॉल्व है तो और ये है, तो इसमें क्या होगा, कुछ गैस पार्टिकल क्या होगा, फिर से ये बाहर ऊपर आएगा, और ये कुछ गैस पार्टिकल क्या है फिर से नीचे जाएगा, डिजॉल्व होगा। ये कुल मिला के क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में होगा इस केस में। तो यहाँ पे ये जो एम्प्टी स्पेस में गैस पार्टिकल है वो भी कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेगा। और तो यहाँ पे क्या बोलते हैं हेनरी साहब, जो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड गैस सपोज करिए x है, तो यहाँ पे क्या है, x का मतलब आप ये समझ लीजिए मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे यहाँ क्या है, लिक्विड है आपका, सपोज करिए वाटर है, ठीक है, वाटर है, और यहाँ पे आपका जो सॉल्यूट है गैस है, ठीक है। तो गैस का कितना पार्ट सॉल्यूट डिपेंड कर, समझिए n मोल है सॉल्यूट का, ठीक है। तो टोटल कितना पार्ट है गैस का, तो इसको हम क्या करते हैं, टोटल n सॉल्यूट प्लस n वाटर कर दीजिए, या फिर n वाटर है आप लिखिए क्योंकि ये सॉल्यूट कम ही होगा। तो टोटल मतलब टोटल मोल में से इसका मोल कितना है, इतना है। तो ये x गैस मान लीजिए, ये जो डिजॉल्व गैस है वो है। तो ये जो होगा अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज, ये जो इसके बाहर जो गैस है इक्विलिब्रियम में, उस गैस के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, इस गैस के प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। तो एक बार फिर से हेनरी लॉ सुन लीजिए, द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे ऊपर में जो इस जस्ट लेयर के इस सरफेस के ऊपर में जो गैस है उसका जो प्रेशर होगा, और ये क्या है, इसके साथ इक्विलिब्रियम में हम यहाँ हम इस पे लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, जो अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, ठीक है, ये क्या है, सॉल्यूशन में है, ठीक है। ये क्या है, अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन द अपर लेयर इन इक्विलिब्रियम, ओके, ठीक है। अब जब हम ये हटाएंगे, जब यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या बनेगा, एक कांस्टेंट आएगा। जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, KH। KH क्या है, KH है हेनरी कांस्टेंट, KH है आपका हेनरी कांस्टेंट। KH क्या है यहाँ पे, हेनरी कांस्टेंट। अब जो KH होता है स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है किस पे, ये नेचर ऑफ गैस पे। अगर नेचर ऑफ गैस, एक्चुअली गैस क्या हो, कोई गैस हो सकता है उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है कम हो ज़्यादा हो, तो उसी हिसाब से KH का वैल्यू भी डिपेंड करेगा, KH का वैल्यू बढ़ेगा घटेगा, ओके, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हेनरी इक्वेशन क्या है, हेनरी लॉ के हिसाब से हमने ये इक्वेशन ये इक्वेशन हमने पता किया। अभी ये इस इक्वेशन को हम इसके एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमने y इक्वल टू mx का ग्राफ पढ़ा है। y इक्वल टू mx का ग्राफ क्या होता है, y वर्सेस x अगर हम प्लॉट करेंगे
क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, उसका स्लोप क्या होगा, m। ये क्या है, सेम उसी टाइप का है, y इक्वल टू एम एक्स ही है। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, इधर y एक्सिस पे हम रख देते हैं प्रेशर, यहाँ हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व, या फिर मोल फ्रैक्शन समझ लीजिए। तो ये इसका ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ कैसा आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा स्ट्रेट लाइन। इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ये क्या होता है m, तो यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा आपका, इसका स्लोप हो जाएगा के एच के बराबर। ठीक है, ये ग्राफ क्या है, P इजकल टू के एच इंटू काई। ठीक है, अब ये देखिए, अच्छा ये जो गैस का जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में, वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम किसी पार्ट पे, किसी पॉइंट पे समझिए कि हमने क्या किया, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों फिक्स कर दिया। ठीक है, तो इस इक्वेशन में देखिए टेम्परेचर, फिर किसी फिक्स टेम्परेचर पे हमने प्रेशर भी कांस्टेंट कर दिया। तो ये क्या हो गया, पी इजकल टू के एच एक्स है अगर, तो यहाँ पे क्या है, सॉरी चलिए मैं आपको सीधा बताता हूँ, यहाँ से देखिए ये हम क्या किया, फिक्स कर दिए, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं जो काई है, सॉरी चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं अच्छे से, सॉरी ये तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व जो है, इसको हम काई लिख रहे हैं, काई सॉल्यूट या काई गैस लिख दीजिए, वो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, हेनरी कांस्टेंट के। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर आपका जो अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व है वो ज़्यादा होगा तो हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, या फिर अगर आपका हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा है तो क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व है आपका वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी देखें कि जो हेनरी कांस्टेंट है वो क्या, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। और इसमें अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा स्टूडेंट, तो इससे पहले जस्ट हम पढ़े थे इंट्रोडक्शन पार्ट में कि ये प्रोसेस क्या होगा, जब गैस डिजॉल्व होता है लिक्विड में, ये प्रोसेस एक्चुअली एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। और इसका जस्ट उल्टा, आप टेम्परेचर कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट ये है। बाकी ये जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका प्रेशर क्या है, प्रेशर यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, यहाँ पे जो गैस है ये प्रेशर है इसका, और उसके बाद जो ये मोल फ्रैक्शन क्या है, जो गैस डिजॉल्व है उसका। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, जैसे आप ये बताओ कि जैसे सॉफ्ट ड्रिंक ले लो। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 डिजॉल्व है, उसका आपको प्रेशर दे दिया और आपको उसका हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया, आपसे पूछेगा कितना कितना CO2 डिजॉल्व है ये बताइए, तो आप यहाँ से आपको प्रेशर मिल गया, आपको हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया, तो आप क्या करोगे, यहाँ से जो मोल फ्रैक्शन निकालोगे वही उनका वही डिजॉल्व हो जाएगा, वहाँ से आप पता कर लोगे कितना डिजॉल्व है। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या मालूम चला, जो हम पिस्टन वाला केस देखे थे, जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे उतना क्या होगा, गैस का जो डिजोल्यूशन होगा लिक्विड में वो बढ़ेगा। ठीक है, इसी का एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, जो आप स्कूबा ड्राइविंग वाला केस जो है वो यहीं से, इसी का एप्लीकेशन हेनरी कांस्टेंट का। उसमें क्या होता है, जब स्कूबा डाइवर जब वाटर के नीचे करीब कितना 50 मीटर 100 मीटर नीचे चले जाते हैं, उस टाइम क्या होता है कि प्रेशर, पानी का प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे क्या होता है, नीचे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जो हम साथ में ले जाते हैं उसमें नाइट्रोजन जो होता है वो हमारे ब्लड में जो नहीं डिजॉल्व होता है वो भी ज़्यादा प्रेशर पे क्या होता है, सॉल्युबल होने लगता है। फिर जैसे वो ऊपर आते हैं तो फिर वो क्या करता है, नाइट्रोजन जो डिजॉल्व नहीं था वो फिर बाहर आएगा। उस केस में क्या होता है, बहुत पेन होता है स्कूबा डाइवर को, इसलिए बोलते हैं हम लोग को जब स्कूबा डाइविंग करते हैं धीरे धीरे ऊपर आना चाहिए। और इसी चक्कर में अभी क्या होता है, नाइट्रोजन का यूज़ कम करके हीलियम यूज़ करते हैं। ठीक है, आप जब सॉफ्ट ड्रिंक होता है, सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, जब कंपनी सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं तो
CO2 को हाई प्रेशर पे डिजॉल्व किए रहते हैं वाटर में, ठीक है। और उसको क्या करता है, ढक्कन से सील किए रहते हैं। जैसे हम ढक्कन खोलते हैं, फिश की आवाज़ आता है। क्यों? जब हम ढक्कन खोलते हैं, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। प्रेशर कम हुआ, जो डिजॉल्व गैस है वो ऊपर आते हैं, क्या होता है, इसलिए फिश का आवाज़ होता है। तो यही दो आपका एप्लीकेशन था हेनरी हेनरी लॉ का, और इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका टोटल ऑल अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर के बारे में। राउट्स लॉ आएगा, तो राउट्स लॉ में हम सबसे पहले वेपर प्रेशर पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक इंट्रोडक्शन, कंसंट्रेशन टर्म और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पढ़ लिया, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे राउट्स लॉ के बारे में। तो हम यहाँ लिख देते हैं राउट्स लॉ। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से बहुत न्यूमेरिकल्स बनते हैं और इवन एग्जाम्स में भी आता है, तो आपको ये अच्छे से ध्यान देना है। तो राउट्स लॉ पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, पहले हम वेपर प्रेशर के बारे में समझ लेते हैं अच्छा से। होप आप समझते हो ऑलरेडी, होप वेपर प्रेशर के बारे में, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स लिए हैं कोई वॉलेटाइल लिक्विड, ठीक है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है। ये एक बीकर है, बीकर में हम, या कंटेनर है, हम यहाँ पे कोई एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट लिए हैं। क्या सॉल्वेंट क्या है, नाम क्या है, ए। सपोज करो आप कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लो, सपोज करो आप एसीटोन ले लिए हो, या फिर टॉलुइन ले लो, बेंजीन ले लो, कुछ भी। तो वॉलेटाइल सॉल्वेंट क्या है, रूम टेम्परेचर पे भी ये इवोपरेट होगा। एसीटोन को आप रूम टेम्परेचर पर रख दो, वो क्या करेगा, इवोपरेट करेगा। तो यहाँ पे हमने एक लगाया है पिस्टन, ठीक है, यहाँ पे पिस्टन हमने लगाया है। अब ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है, ये समझ लो आपका लिक्विड का सरफेस है, ठीक है, सॉल्वेंट का, यहाँ से नीचे सारा लिक्विड है। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है, इसके सरफेस पे क्या करेगा, इवोपरेशन शुरू होगा। यहाँ पे क्या होगा, इवोपरेशन शुरू होगा। तो ये रेट ऑफ इवोपरेशन शुरू हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये इवोपरेट होकर यहाँ पे जाएगा पिस्टन पे, पिस्टन से टकरा के फिर इससे क्या होगा, वापस से कंडेंस होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब उसका कंडेंस होगा। तो एक टाइम पे क्या होगा, रेट ऑफ रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा। पहले मैं ये इवोपरेशन दिखा दूँ, इवोपरेशन दिखा दूँ, कंडेंसेशन। तो एक टाइम पे क्या होगा, रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो किस किस पॉइंट पे होगा ये, जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो यहाँ हम जब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, यहाँ हम लिख देते हैं रेट ऑफ इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ इवोपरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के हमें वेपर प्रेशर समझाना था। इक्विलिब्रियम पे आप बताओ, इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे जो गैस होंगे वो क्या करेगा, इस कंटेनर पे प्रेशर लगाएगा, ठीक है, इस कंटेनर पे प्रेशर लगाएगा। तो उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, इस प्रेशर को हम बोलेंगे P0A, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए इन इट्स प्योर फॉर्म, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ सॉल्वेंट बी रहता है, अगर सॉल्वेंट बी रहता है तो हम क्या लिखते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन इट्स प्योर फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ हम प्योर फॉर्म क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हम एक और एग्जांपल लेंगे, उसमें हम मिक्सचर लेंगे, ठीक है, फिर वहाँ से हम राउट्स लॉ समझेंगे। चलिए यहाँ एक और ड्रॉ कर लेते हैं, ये विजुअल है। चलिए यहाँ हम एक और ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका पिस्टन है, ठीक है, सॉरी,
ये आपका पिस्टन है, ठीक है, समझ लीजिए पिस्टन है, जल्दी जल्दी में कर रहे हैं इसको, ठीक है। ये आपका सॉल्वेंट हो गया ए, ओके। और यहाँ पे हम एक और सॉल्वेंट डाल देते हैं इसमें, दोनों मिक्सबल है। ये आपका सॉल्वेंट हो गया बी, ठीक है, यहाँ लिख दो ये बी, और ये हो गया आपका सॉल्वेंट ए, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो वेपर होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वेपर होगा केवल ए का नहीं होगा, केवल ए का नहीं होगा बल्कि बी का भी होगा। यहाँ पे जो वेपर होगा वो कंट्रीब्यूशन जो वेपर का होगा ए और बी दोनों के वेपर के कारण होगा। तो हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो टोटल प्रेशर क्या होगा, पी ए और पी बी का होगा, एडिशन होगा। टोटल प्रेशर जो यहाँ पड़ेगा बनेगा वो पी ए प्लस पी बी होगा। तो यहाँ पी ए और पी बी क्या है, यहाँ पी ए क्या है, यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। पी बी क्या है, यहाँ पे पी बी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट बी, पी ए पार्शियल वेपर ड्यू टू सॉल्वेंट ए। तो यहाँ पे अब पी ए का पी बी का वैल्यू हम कैसे निकालें, कोई है क्या, कोई रिलेशन आपको मालूम है, बताइए। तो यहीं पे आता है बच्चों राउल्ट्स लॉ। राउल्ट साहब क्या बोलते हैं, ये एक रिलेशन बताते हैं। राउल्ट साहब एक रिलेशन बताते हैं किसका, यही जब दो या दो से ज़्यादा मिक्सचर हो, वोलेटाइल सॉल्वेंट है, तो वहाँ पे जो पार्शियल वेपर प्रेशर निकालने का एक रिलेशन बताते हैं। इनके हिसाब से क्या है, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ, जैसे आप पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू ए निकाल रहे हो, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा पार्शियल, वो किसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्वेंट, ठीक है। तो बराबर नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं राउल्ट्स लॉ के हिसाब से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्वेंट, ओके। अब इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाइए, तो ये हो जाएगा इक्वल टू काई ए इंटू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन इट्स प्योर फॉर्म। यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाए तो ये आ गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्वेंट इंटू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन इट्स प्योर फॉर्म। इसी तरह पीबी क्या होगा, पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, काई बी के। यहाँ से पीबी निकल जाएगा, क्या होगा पीबी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट बी, ये आ गया आपका। तो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, राउल्ट्स लॉ क्या है, स्टेटमेंट राउल्ट्स लॉ का, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट is directly proportional to mole fraction of that solvent in solvent, okay। और यह partial vapor pressure of solvent is equal to mole fraction of solvent into vapor pressure of that solvent in its pure form, okay। so ये हो गया आपका राउल्ट्स लॉ। अब आप देखिए, अब हम ग्राफ देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, पी ए वर्सेज हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है। अब यहाँ पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होगा, काई ए प्लस काई बी क्या होगा, 1 होगा, जब मोल फ्रैक्शन का एडिशन क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ देखते हैं, चलिए। ग्राफ देखते हैं किसके बीच में, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, ठीक है। प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ हम दो कंपोनेंट ले रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम
ए के लिए देखते हैं। सपोज यहाँ पे काई ए क्या है, काई ए 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे काई ए क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये हम ड्यूरिंग द मिक्सिंग देख रहे हैं, तो एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पे काई ए 0 होगा, उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते काई ए मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, तो एक टाइम ऐसा होगा जहाँ काई ए 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम काई ए काई बी देखते हैं। काई बी यहाँ पे समझिए, जब काई ए 0 होगा तो काई बी कितना होगा, 1 होगा, काई बी यहाँ क्या होगा, 0 होगा जब ये काई ए 1 है। अब हम ये एक ए के लिए मान लेते हैं, तो ए के लिए ग्राफ कैसा होगा, जब काई ए 0 है तो पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब जब काई ए 1 हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्योर वेपर प्रेशर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया पीए का। पीए का जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन चेंज होगा पीए का वैल्यू चेंज होते रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया किसका, पीबी का, ये हो गया पीबी का ग्राफ। तो ये प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ था। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट्स टू बाइनरी बाइनरी मिक्सर का टू कंपोनेंट। ये किस क्या है, इसका कंडीशन क्या है, सॉल्यूशन वोलेटाइल होना चाहिए, सॉल्वेंट जो है वोलेटाइल होना चाहिए। अगर आप टोटल प्रेशर का ग्राफ निकालना चाह रहे हो किसी भी पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा आपका टोटल प्रेशर का, ठीक है, ये आपका टोटल प्रेशर का ग्राफ हो जाएगा। तो अभी तक हमने देख लिया वेपर प्रेशर को समझा, फिर राउट्स लॉ, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो है, अब अच्छा यहाँ पी टी बराबर क्या हुआ, पी ए प्लस पी बी, इसको आप लिख सकते हो, पी ए का वैल्यू यहाँ से रख दो प्लस पी बी का वैल्यू यहाँ से रख दो, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। इस तरह आप और एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। यहाँ से आप देखा एक्स काई ए काई बी क्या होता है, 1 होता है, यहाँ से काई ए क्या होगा, काई ए बराबर हो क्या हो जाएगा, 1 माइनस काई बी। आप किसी एक्सप्रेशन में यहाँ पे काई ए का काई बी के फॉर्म में निकाल लो, या फिर इस एक्सप्रेशन को एक पता है आप उसको निकालो और एक्सप्रेशन दूसरा दूसरा आएगा। तो इसी तरह से आप चेंज कर करके कई सारे एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। इस पे न्यूमेरिकल्स आता है स्टूडेंट्स, काफ़ी न्यूमेरिकल्स इस पे बनते हैं। तो अभी तक हमने देख लिया राउट्स लॉ। अब हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, जो जैसे आप बताइए, आपने आइडियल गैस और रियल गैस में पढ़ा है पी वी इजकल टू एन आर टी। जो गैस पी वी इजकल टू एन आर टी इक्वेशन फॉलो करती है उस गैस को हम क्या बोलते हैं, बताइए, आइडियल गैस। और जो नहीं फॉलो करती उसे हम क्या बोलते हैं, रियल गैस, ओके। तो ठीक उसी तरह सॉल्यूशन में है कि जो राउट्स लॉ का फॉलो करेगा, जो सॉल्यूशन राउट्स लॉ का फॉलो करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। और जो नहीं फॉलो करेगा जो सॉल्यूशन, उसको हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ओके स्टूडेंट्स। तो फिर हम यहाँ पे राउट्स लॉ के बेसिस पे हम देखते हैं अभी आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम दो भाग में बांट देते हैं। एक बार आइडियल सॉल्यूशन, और यहाँ पे ले लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है।
अब आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा, आइडियल सॉल्यूशन क्या करेगा, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है, फॉलो राउल्ट्स लॉ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या करेगा, डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, ठीक है, ये हो गया। अब आइडियल सॉल्यूशन में देखते हैं एक चीज, मान के चलिए पीएस है, ठीक है, पीएस सॉल्वेंट क्या है फॉर मिक्सिंग, जैसे आप यहाँ यहाँ आपने दो सॉल्यूशन ले लिया ए और बी, ठीक है, ए और बी ले लिया, तो ये इनिशियल क्या था, ये अलग अलग था, ठीक है, इनिशियल ए और बी अलग सॉल्वेंट था, आपने मिक्स कर दिया, तो पी यहाँ पे जो क्या होगा इनिशियल, या फिर आप ये लिख दीजिए ऑब्जर्व्ड कैलकुलेटेड, तो यहाँ पे ऑब्जर्व या एक्सपेक्टेड, ठीक है, ऑब्जर्व भी रहने दीजिए। तो यहाँ पे जो हम पी, यहाँ पे जो हम टोटल प्रेशर कैलकुलेट किए, ठीक है, सॉल्यूशन का, ठीक है, वो हम जो इतना कैलकुलेट किए और हम हमें आया, जब मेजर किया गया तो जितना आया दोनों यहाँ मेजर लीजिए, पीएस मेजर्ड, ठीक है, एक्चुअली ये इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, तो पीएस यहाँ पे हमें कितना आया, दोनों सेम आया, बट इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, इस केस में जो टोटल प्रेशर होगा वो जो हम मेजर्ड हो गया वो क्या होगा, नॉट इक्वल होगा किसके, कैलकुलेटेड के। तो आइडियल केस में क्या हुआ, जो हमने प्रेशर कैलकुलेट किया मिक्स करने के बाद और वो मेजर किया, दोनों सेम आया, बट नॉन आइडियल केस में क्या हुआ, दोनों बिल्कुल सेम नहीं आया, तो इस केस में क्या हो सकता है, या तो ये ज़्यादा होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, ये कम होगा, या तो ज़्यादा हो जाएगा, में जो मेजर किया गया वो क्या हो सकता है, कैलकुलेटेड से ज़्यादा हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये कैलकुलेटेड से कम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इस केस में, आइडियल केस में। आप एग्जाम्पल में कौन सा सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ फॉलो करता है, इसमें आप ध्यान रखना, मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, जैसे आप क्या करो, हाइड्रोकार्बन ले लो, हाइड्रोकार्बन क्या है, मीथेन है, ठीक है, इथेन हो गया, C2H5 हो गया, सेम फैमिली का है, ये दोनों क्या फॉर्म करेगा, आइडियल सॉल्यूशन। आप क्लोरोबेंजीन ले लो, आप क्लोरोबेंजीन ले लो, ठीक है, आप ब्रोमोबेंजीन ले लो, आप ब्रोमोबेंजीन ले लो, ये क्या फॉर्म करेगा, मिक्स होके ये फॉर्म करेगा आइडियल सॉल्यूशन। अब इस केस में हमें दो दो केस बन रहा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमें दो केस बन रहा है, हम दोनों को अलग अलग देखेंगे, हम दोनों को अलग अलग देखेंगे। तो जो जो ये पॉजिटिव जिसमें मेजर्ड पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन आएगा कैलकुलेटेड से, उसको हम क्या बोलेंगे, ये एक्चुअली क्या है, आइडियल सॉल्यूशन से डेविएशन है, ठीक है, तो उसमें उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन है पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, ठीक है, जिस केस में अगर जो प्रेशर सॉल्यूशन का प्रेशर मेजर्ड है वो कम
कम आ गया कैलकुलेटर से, तो हम क्या बोलेंगे कि ये निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। क्या बोलेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन से निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, या फिर राउट लॉस से निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। अभी हम कंपैरिजन में ग्राफ बनाएंगे, लेकिन इसको हम पहले, ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन। हाँ, एक चीज़ इसमें हम आपको एक कंसेप्ट बताते हैं कि आप और भी एग्जाम्पल आएगा तो आप कैसे समझोगे। इसमें इंटरेक्शन हम बताते हैं। जैसे ये क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने बीकर में क्या किया है, दोनों सॉल्वेंट को हमने मिक्स कर दिया। अब सपोज करो जब ये सॉल्वेंट सिंगल सिंगल बीकर में एक में ए है एक में बी है, तो उस टाइम सपोज करो, मतलब यहाँ पे हम एक चीज़ हम दिखा रहे हैं। सपोज करो ए का इंटरेक्शन, ठीक है, और एक सॉल्वेंट में जब बी है, बी का इंटरेक्शन, और जब हम दोनों मिक्स कर लिए उसको हम क्या मान रहे हैं, इंटरेक्शन ऑफ ए और बी। यहाँ पे ई ए मतलब क्या हुआ, जब एक कंटेनर में केवल यही सॉल्वेंट था। ठीक है, ई बी भी मतलब हो गया एक कंटेनर के भी है। तो जब ये सिंगल कंपोनेंट था तब इसके आपस में जो मॉलिक्यूल था उसके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका हम डिनोट कर रहे हैं इससे। ठीक है, और फिर इसी तरह हम जो बी का इंडिपेंडेंट में जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है उसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं। जब हम दोनों सॉल्वेंट को मिक्स कर दिए तो हम डिनोट कर रहे हैं इसको ई ए बी से। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा इस केस में, जो ई ए का और ये करिए ई बी बी का जो इंटरेक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, ई ए बी के इंटरेक्शन के बराबर। ओके, ठीक है। अब इस केस में कुछ थर्मोडायनामिक पैरामीटर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये आपको कभी कभी एग्जाम में आया हुआ भी है और बाद में भी पूछ सकता है, इसलिए थर्मोडायनामिक कुछ पैरामीटर है वो देख लीजिए। एक चीज़ आप समझ लीजिए, जब भी मिक्सिंग हो, चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। जब भी आप मिक्स करते हो वो प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा जी मिक्स क्या लिखेंगे हम, लेस देन 0। जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तो क्या हम लिखते हैं, डेल्टा जी क्या होता है हमेशा, डेल्टा जी मिक्स जो होगा, डेल्टा जी मिक्स होगा वो लेस देन 0 होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, ऐसे भी हम जानते हैं जब डेल्टा जी निगेटिव होता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। इसी तरह जब हम मिक्स करेंगे, क्या कर रहे हैं, दो सॉल्वेंट मिक्स कर रहे हैं तो फाइनल मिक्सिंग क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हमारा डेल्टा एस जो होगा हमेशा, जो एंट्रोपी होगा हमारा डेल्टा एस मिक्स, ये सारे केस में पॉजिटिव होगा। तो ये दो हमें बस ध्यान रखना है कि ये दोनों, ये एक निगेटिव होगा हमेशा, ये पॉजिटिव होगा। अब हम डेल्टा एच और डेल्टा भी में चेक करें तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जब हम मिक्स कर रहे हैं वॉल्यूम बी मिक्स क्या होगा, जब हम वॉल्यूम मिक्स कर रहे हैं क्या होगा, ये डेल्टा बी मैक्स ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, जब हम ऐड करें। अब डेल्टा एच मिक्स बताइए, डेल्टा एच मिक्स क्या होगा, ये क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन है, यहाँ डेल्टा एच मिक्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, हम आपको एग्जांपल बता दिए इसका आइडियल सॉल्यूशन का। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम एक एक करके देखते हैं। ये हमने देख लिया कि इसमें दो केस बन रहा है तो इसको हम लिख देते हैं, यहाँ से हम दो भाग में बांट लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम एक लिखते हैं पॉजिटिव डेविएशन, एक लिखते हैं नेगेटिव डेविएशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स डायरेक्ट एग्जाम में एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो इसलिए आपको
यहाँ पे ध्यान रखना है, और मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी दूंगा याद रखने के लिए। ये एक तरफ हम पॉजिटिव डेविएशन ले लिए, एक तरफ हम नेगेटिव डेविएशन ले लिए। अब आप बताइए पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, जो हमारा कैलकुलेट हम किए हैं उससे हमारा मेजर्ड जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा आएगा। ये कब होगा बताइए। अब थोड़ा आप दिमाग लगाइए कि जैसे यहाँ पे हमने देखा ए और बी था, ठीक है, तो इसका अगर आपस में इंटरेक्शन, मतलब आपस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगे, आपस में ही इनका इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, तो ये क्या करेंगे, जब मिक्स होगा तो इनका जो मिक्स में एक दूसरे के म्यूचुअल इंटर, मतलब जैसे ई ए और ई बी भी ज़्यादा था, ठीक है, तो जब मिक्स होगा तो ए बी का इंटरेक्शन कम होगा। क्यों बताइए, जब इनका आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में खुश है इंटरेक्शन करके, तो ये एक दूसरे के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो उस केस में क्या होगा बताइए, उस केस में वेपर प्रेशर क्या होगा, जब इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्सक्यूज मी, excuse me, sorry, my mic was got interrupted। तो स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे थे, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में हम क्या बोल रहे थे कि इसको आप ऐसे समझो कि इसमें जो इंडिविजुअल जो फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे हम ए और बी सॉल्वेंट लिए यहाँ पे, तो इसमें ई ए, अच्छा चलिए यहाँ लिख देते हैं, ई ए और ई बी क्या होगा, ज़्यादा होगा ई ए बी से, ठीक है। तो तब क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा। ये आप ऐसे याद रखो, देखो वेपर प्रेशर कब बन रहा था, जब ये सॉल्वेंट ज़्यादा वोलेटाइल होगा तब क्या होगा, वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक है। अगर ए और बी साथ में ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ए और बी ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, ए भी अपना वेपर प्रेशर बनाएगा, बी भी बनाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप याद रखना, जब ई ए बी कम होगा ई ए से, तब वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा। और इस केस में हम क्या देखें, पॉजिटिव डेविएशन में हम क्या देखें, वेपर प्रेशर ज़्यादा बनता है, ठीक है। ये आप यहाँ लिख भी सकते हो, अलग से भी लिख सकते हो, जो पी ए होगा हमेशा पी नॉट ए एक्स ए से ज़्यादा होगा, का ए लिख लीजिए, का ए से ज़्यादा होगा। इसी तरह पी बी जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा, पी नॉट बी काई बी से ज़्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पे पी ठीक है, पी टी दोनों का जो एडिशन होगा वो ठीक है, यहाँ पे ये तो हम लिख ही दिए, लिख देते हैं, पी एस जो है मेजर्ड जो है वो ज़्यादा होगा कैलकुलेटर से, ठीक है। अब यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर बताइए, दो चीज़ हमने बता दिया, डेल्टा जी मिक्स क्या होगा, हमेशा लेस देन जीरो, ठीक है। डेल्टा एस मिक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। और एंट्रोपी क्योंकि बढ़ रही है, और यहाँ पे देखिए पॉजिटिव डेविएशन में अब वॉल्यूम आप कैसे ध्यान रखोगे,
ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, ये है पॉजिटिव डेविएशन। तो इसको वॉल्यूम आप ऐसे याद रखोगे कि सपोज करो यहाँ हम 10 ml और 10 ml मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा इस केस में 20 ml से थोड़ा ज़्यादा आएगा, जब पॉजिटिव डेविएशन होगा 20 ml से ज़्यादा आएगा, इसलिए आप ऐसे याद रखना है इसको। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डेल्टा V मिक्स क्या होगा इस केस में, डेल्टा V मिक्स पॉजिटिव डेविएशन है, डेल्टा V मिक्स भी पॉजिटिव डेविएशन पॉजिटिव होगा, ठीक है। डेल्टा H मिक्स क्या होगा, डेल्टा H मिक्स भी यहाँ पे इस केस में पॉजिटिव होगा। और डेल्टा G मिक्स अभी हमने बताया ये सारे केस में क्या होगा, निगेटिव ही होगा। और डेल्टा S मिक्स होगा आपका पॉजिटिव। इसी तरह आप बताइए इसमें निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, जो EAA और EBB इसके बारे में सोचिए आप, इसमें जो इंडिविजुअल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा इसका, तो इसमें जो जब हम मिक्स करेंगे तो ये आपस में कंपैरेटिवली अच्छा बॉन्डिंग करेंगे, इसका जो इंटरेक्शन होगा अच्छा होगा, जिससे कंपैरेटिवली वेपर प्रेशर कम बनेगा, इसलिए ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं तो ये हो गया स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो गया, जो इंटरेक्शन होगा ये ज़्यादा होगा, ये इंडिविजुअल से, ठीक है, ये इंडिविजुअल से इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। अब इसी तरह तो ये प्रेशर का भी हम लिख लेंगे, प्रेशर क्या निगेटिव डेविएशन है, इसका मतलब जो अब मेजर्ड प्रेशर होगा वो कम होगा कैलकुलेटर से, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, अब आपको थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर इसी हिसाब से देखिए, यहाँ इस केस में क्या होगा, डेल्टा भी ध्यान रखिए, अगर यहाँ इस केस में 10 ml और 10 ml हम मिलाएंगे तो 20 ml नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा कम मिलेगा निगेटिव डेविएशन में। तो ये बस आप ट्रिक याद करना है, निगेटिव रहेगा तो डेल्टा भी निगेटिव होगा, इसी तरह आपका डेल्टा H भी निगेटिव होगा, ठीक है। बाकी डेल्टा G मिक्स और डेल्टा S मिक्स तो हमने बता दिया तीनों में सेम रहेगा, डेल्टा G मिक्स निगेटिव होगा आपका, डेल्टा S मिक्स पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये हो गया। चलिए मैं इसको भी लिख देता हूँ जल्दी से। तो इस केस में PA क्या होगा, PA क्या होगा, लेस देन होगा P नॉट A और XA। इसी तरह PB जो होगा लेस देन होगा P नॉट B और काई बी। और यहाँ पे डेल्टा V मिक्स होगा, V मिक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। डेल्टा H मिक्स क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। डेल्टा G मिक्स क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। डेल्टा S मिक्स क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, इसका एग्जाम्पल्स डायरेक्ट आता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप समझो, अगर आपको ध्यान आ गया आपका 4 मार्क्स पक्का। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं 2-3 पहले आप मैं एग्जाम्पल भी बता दूंगा, फिर आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना लेना, या फिर मेरा भी ट्रिक यूज कर सकते हो। इसके एग्जाम्पल्स में आप ध्यान रखना, निगेटिव डेविएशन में वाटर के साथ कोई इनऑर्गेनिक एसिड बताइए, कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम बताते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल इसका आप कुछ ध्यान में रखो, और नहीं तो आप ट्रिक से भी थोड़ा देख सकते हो। ट्रिक क्या है, बस कंसेप्ट बताऊंगा। तो यहाँ एग्जाम्पल में यहाँ आप ध्यान रखना, वाटर
प्लस इनऑर्गेनिक एसिड, वाटर के साथ कोई इनऑर्गेनिक एसिड आ गया, वाटर प्लस HCl, वाटर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे आप देख लो, वाटर के साथ कोई अल्कोहल आ गया, जैसे वाटर प्लस मिथेनॉल। ओके, फिर यहाँ पे आप ले लो कोई CCl4 ले लो, CCl4 आप ले लो, CCl4 प्लस ले लो CHCl3, और आप ले लो एसीटोन, ठीक है, ले लो कार्बन डाइसल्फाइड। इस तरह इधर आपका क्या हो गया, आप ले लो एसिड बेस ले लो, आप ले लो फिनॉल, फिनॉल फिनॉल क्या होता है, ये एसिडिक नेचर होता है, इसका प्लस H निकाल दो, ये बहुत अच्छा स्टेबल एनाइन बनाता है। इसी तरह आप ले लो एनिलीन, ले लो एनिलीन, आप फिनॉल ले लो, एनिलीन ले लो, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। इस साइड इसका ट्रिक ये है स्टूडेंट्स, अब देखो जैसे इनऑर्गेनिक एसिड में कोई एप HCl ले लो, HCl वाटर के साथ क्या करेगा, कंजुगेट एसिड बेस फॉर्म करेगा, H प्लस लेके H3O प्लस आयन, ये HCl का H प्लस लेके क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, कंजुगेट एसिड बेस मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या होगा, एसिड बेस इंटरेक्शन। तो इस केस में जो निगेटिव डेविएशन हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन मिक्स करने पे बहुत अच्छा हो रहा है कंपैरिजन में। ये इसमें एक ट्रिक याद रखना है, इसमें एक हमेशा नहीं, मैक्सिमम केस में इसमें एक कंपोनेंट आपका नॉन पोलर रहेगा। CCl4 आप ले लो, CH2 ले लो। तो इसी तरह से इसमें आप ये भी ध्यान रखना है कि इसमें इंटरेक्शन कंपेरेटिवली कम होता है दोनों को मिक्स करने में। जैसे आप वाटर और अल्कोहल ले लो, मिथेनॉल मिक्स करो, दोनों मिक्स हो जाएगा, मिसवल है, पर इसका आपस में उतना इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो यही ट्रिक था। और एक ये भी ट्रिक है कि देखो यहाँ एसिड बेस हो रहा है, ध्यान में रखना है कि मतलब इसमें रिएक्शन फास्ट होगा। जब भी आप फंसो तो पहले ये देख लेना कि दोनों का इंटरेक्शन अच्छा है, इसका मतलब निगेटिव डेविएशन होगा, दोनों का इंटरेक्शन थोड़ा खराब है तो ये पॉजिटिव डेविएशन होगा, ठीक है, यही है। तो अब ये डेविएशन हो गया। अब हम आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम ग्राफ बना के दिखा दिए थे, अब हम इसके लिए बना के दिखाते हैं दोनों के लिए। चलिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ग्राफ। तो रुकिए, ड्रॉ कर लेते हैं। तो नॉन आइडियल के लिए दो केस बना, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। तो हम दोनों के लिए ग्राफ देख लेते हैं, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी मिलेगा। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता था, प्रेशर ज़्यादा हो जा रहा था, ठीक है। तो इसमें जब आप आइडियल के लिए बनाए थे, जब आइडियल के लिए आप बनाए थे तो क्या, वही आप बनाइए, उसको हम डॉट डॉट में देख लेते हैं, ठीक है। जब हम आइडियल के लिए लेंगे तो ये होगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम XA=0 ले लीजिए, यहाँ पे XA=1 ले लीजिए, ये आपका होगा, ये आपका होगा XA, ठीक है। और यहाँ पे XB0 हो जाएगा, XB1 हो जाएगा, ये आपका हो गया, ये हो गया CB, ये आपका PA।
तो ये था स्टूडेंट्स आइडियल के लिए। पर यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, ये थोड़ा सा डेविएट करेगा। जैसे अगर आप ए का देखो तो ये कुछ इस टाइप का होगा, ग्राफ जब आप देखोगे कुछ इस टाइप का आएगा। इसी तरह जो पी, ये क्या हो गया ए का, पीबी का क्या होगा, पीबी का स्टूडेंट्स हर पॉइंट पे कुछ इस टाइप का होगा, थोड़ा सा डेविएट होगा, ठीक है। और टोटल भी आपका इस हिसाब से हो रहेगा। टोटल आपका टोटल प्रेशर भी आपका ये होगा। तो ये आपका आ गया, ये आ गया आपका पी ए, और ये आपका आ गया पीबी। और निगेटिव में क्या होगा स्टूडेंट्स, निगेटिव में यही ग्राफ जो है वो कम हो जाएगा। नेगेटिव डेविएशन हो रहा है तो ये नीचे से जाएगा, ठीक है। इसी में ये आप इसके नीचे से जाओगे तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव डेविएशन। ओके, तो कुल मिला के हम राउल्ट्स लॉ देख लिए, इसमें हम आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन देख लिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम कंडीशन देख लिए, इसका थर्मोडायनामिक पैरामीटर देख लिए। उसके बाद हम इसका ग्राफ देख लिए और इसका एग्जाम्पल देख लिए। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ से भी कुछ इंटरेक्शन भी से भी आपको कंसेप्ट मिलेगा कहाँ पे क्या होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। इससे ये अगर पूरे चैप्टर में समझो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी हम बाद में पढ़ेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया एग्जाम्पल पे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम एक लास्ट टॉपिक बच गया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपके सिलेबस में कुल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो वो हम पढ़ेंगे। और उसके बाद है एक वांट ऑफ फैक्टर भी हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम हर कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर हमारा सिलेबस, हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर आप PYQ करोगे और आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे पूछोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी तक हम देख लिए हैं इंट्रोडक्शन, कंसंट्रेशन, टर्म, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, राउल्ट्स लॉ और डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो जिसमें हमने अभी देखा वेपर प्रेशर, उसके बाद जो राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन है उसमें हमने देखा। फिर ये देखा कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो राउल्ट्स लॉ फॉलो करता है उसे आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, और जो राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करता उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। फिर देखा हमने उसमें 2 टाइप का डेविएशन होता है, एक पॉजिटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन। उसका हम जो मॉलिक्यूलर टर्म पे देखा कि इंटरेक्शन कैसा होता है, अगर इंटरेक्शन मिक्सिंग के बाद ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कम होने के बाद क्या होगा। तो पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन, इसका थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर देखा। तो इसमें हम एक चीज़ आपको बताना मिस कर गए, वो अभी हम बताते हैं। एक टर्म आता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, तो इसे हम समझते हैं क्या है। ये आपका मिक्सचर है ए और बी सॉल्वेंट का। आप समझिए यहाँ पे ए और बी है, ठीक है। जब ये सिंगल था प्योर में, जब बिफोर मिक्सिंग, सपोज करिए इसका बॉइलिंग पॉइंट है, सपोज करिए 40 डिग्री सी ए का, ठीक है। और बी का बॉइलिंग पॉइंट है, सपोज करिए 50 डिग्री सी, सपोज इसका है 50 डिग्री सी आपका, 50 डिग्री सी। तो नॉर्मल केस में क्या होगा, जब हम दोनों को मिक्स करेंगे और दोनों में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है, और फिर अगर हम इसको सेपरेट करना चाहते हैं, जब ये मिक्स हो गया इसको हम सेपरेट करना चाहते हैं, तो हम एक प्रोसेस होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप लेबोरेटरी में जाओगे, एक इंस्ट्रूमेंट्स आता है रोटा इवेपोरेटर, उसमें आप डालोगे, उसमें क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर करते हैं। तो
सबसे पहले हम एक को जिसका इसका टेम्परेचर कम है हम इसे कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम इसे कलेक्ट कर लेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं नॉर्मल केस में। लेकिन कुछ केस ऐसा आया है जब हम दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, या तो बढ़ गया, पूरा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एक रिजल्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपका, या तो बढ़ गया या कम हो गया। तो या तो हो सकता है इसका लिए सपोज करो जब बढ़ गया तो आपका 70 डिग्री सी हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट सपोज, और आपका जब कम हो गया बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री से, ये क्या किया, ऐसा मिक्सचर फॉर्म किया जिसका ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट दोनों के प्योर बॉइलिंग पॉइंट से बढ़ गया, या फिर दोनों का प्योर बॉइलिंग पॉइंट से कम हो गया। तो और इसको हम क्या कर सकते हैं, कभी सेपरेट नहीं कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला गया, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ऐसे सॉल्यूशन को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इस प्रोसेस को बोलते हैं एजियोट्रॉपी। तो इसमें भी आपका स्टूडेंट्स दो केस आ गया, एक क्या बोलेंगे, जिस केस में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपी, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपी मिक्सचर। और ये होगा स्टूडेंट्स, ये कौन सा डेविएशन शो करेगा इसमें, ये जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर शो करता है, ये हमेशा करता है निगेटिव डेविएशन का। सॉल्यूशन जो निगेटिव डेविएशन शो करता है, जो निगेटिव डेविएशन शो करता है, ऐसा सॉल्यूशन को जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप फॉर्म करता है। और दूसरा जो है आपका वो है मिनिमम, इस केस में क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, तो इसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। और ये कौन सा सॉल्यूशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन वाला। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है वो फॉर्म करेगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, तो यही है बस आपका एजियोट्रॉपिक में। चलिए अब हम पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक तरफ, वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अब हम पढ़ते हैं। तो आपके सिलेबस में टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि सॉल्यूशन के नेचर पे नहीं डिपेंड करके किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे, नंबर पे। Colligative property is that property of solution which depends on the quantity. ओके, और आपका टोटल आपके सिलेबस में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहला है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरा है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। इस सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये टोटल 4 आपका है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
तो पहला हम पढ़ते हैं, पहला क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्या होता है भैया? तो जो हम केस पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में कि ये कोई सॉल्यूशन है, ये कोई सॉल्यूशन है ए। इसमें इसमें हम क्या किए, नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किए, नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किए। तो इसका जो स्टार्टिंग प्रेशर था, इनिशियल प्रेशर था प्योर स्टेट में, इसका वेपर प्रेशर था पी नॉट ए था, ठीक है। इसमें हम ऐड किए नॉन वोलेटाइल सॉलिड, नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किए। तो क्या पाया जाता है, जो सॉल्यूशन का प्रेशर होता है वो पी एस है, वो ये क्या होता है, ये पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी एस। जो जब हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किए तो जो सॉल्यूशन का प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो कम पाया जाता है। जब हम किसी भी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन का जो एक्चुअल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर होता है, वो सॉल्यूशन के प्रेशर से ज़्यादा पाया जाता है ऐड करने के बाद। तो इस ये जो लोअरिंग हुआ, इसमें क्या हो गया, लोअरिंग क्या हो गया यहाँ पे, पी नॉट ए माइनस पी एस। और रिलेटिव लोअरिंग का क्या मतलब हुआ कि किसके रिस्पेक्ट में कितना लोअरिंग हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, तो हम जो स्टार्टिंग इनिशियल प्रेशर था उसके रिस्पेक्ट में जो लोअरिंग हुआ, इसको हम रिलेटिव लोअरिंग बोलते हैं। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड या सॉल्वेंट में, किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो इसका जो वेपर प्रेशर में लोअरिंग होता है वो होता है आपका बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे आप ऐसा करो, इसमें जो सॉल्यूट हमने ऐड कर लिया उसको बी मान लो, तो यहाँ पे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए, ये रिलेटिव लोअरिंग है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन यूज करना होगा स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस में। क्या होता है, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, बहुत लार्ज अमाउंट में है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट का मोल्स क्या होगा, काफ़ी होगा, और यहाँ सॉल्यूट का मोल्स कंपेरेटिवली काफ़ी का भी कम है। तो जब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, जब आपका सॉल्यूट का मोल जो है काफ़ी कम हो, किससे, सॉल्वेंट के मोल से, तो इस केस में हम क्या करेंगे, एन बी को हम इग्नोर कर देंगे, एन बी प्लस एन ए इक्वल टू हम एन ए ले लेंगे, ठीक है। तो फिर क्या बनेगा आपका, पी नॉट ए माइनस पी एस पी नॉट ए इक्वल टू एन बी बाई एन ए। ये आपका कब होगा, जब डाइल्यूट सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और नहीं तो हम ये यूज करेंगे, जब कंपेरेबल होगा तो हम ये यूज करेंगे। तो ये था आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए। तो अब हम देखते हैं सेकेंड, हम देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स आप बोल सकते हैं मुझे बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बता सकते हैं, आप डेफिनेशन बता सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट का, है बताइए। जब कोई आपसे बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन पूछे तो आप बोलोगे, ये ग्राफ है आपका वेपर प्रेशर का, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है आपका। तो सपोज करो यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर का वैल्यू है 1 atm, यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू है आपका 1 atm, ठीक है। तो सपोज करो ये कोई सॉल्वेंट है, इसका ग्राफ है। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर होता है, वेपर प्रेशर होता है, वो 1 atm के बराबर होता है। ऐसा टेम्परेचर जिस पे
जो कंपाउंड का वेपर प्रेशर होगा 1 atm के बराबर हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, तो इस यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी। तो क्या होता है कि जैसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट था वो स्टार्टिंग में आप समझ लो, इनिशियल में जो प्योर बॉइलिंग पॉइंट है वो टी बी नॉट है। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट आपका सॉल्यूशन का बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट आपका सॉल्यूशन का बढ़ जाता है। जो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट होगा आपका सॉल्यूशन का, वो हमेशा क्या होगा, इसके प्योर बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। तो इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो कितना एलिवेशन कितना हुआ बॉइलिंग पॉइंट में, कैसे निकालेंगे, जो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट है इसमें से जो इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट था, ये हो गया आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूट का। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी आप साइन हटाओगे तो ये आएगा के बी इंटू एम। एम हो गया यहाँ पे आपका के बी इंटू एम हो गया आपका मोल्स ऑफ, यहाँ पे आपका सॉल्यूट क्या था बी, और या फिर चलो पूरा लिख देते हैं, डब्लू बी आई एम बी। सॉल्वेंट क्या है आपका, सॉल्वेंट है आपका ए। अगर ग्राम में दिया है तो 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये आपका हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट सिमिलरली आपका जो तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हम ऐड कर रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है। लेकिन इस केस में क्या होगा, इनिशियल आपका कोई जो फ्रीजिंग पॉइंट था सॉल्वेंट का वो आपका टी एफ नॉट था। ठीक है, टी एफ नॉट है। जैसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है उसका, कम हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। डिप्रेशन में, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, डिप्रेशन होता है। इसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, सॉरी उल्टा बोल दिया, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। सपोज करो ये कि आपका, सपोज करो ये आपका चलिए फिर से स्टूडेंट्स, तो सिमिलरली आपका जो तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करते हैं तो जो स्टार्टिंग में इसका प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था उससे जो अब नया जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, जो हमारा इनिशियल प्योर था सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट टी एफ नॉट था, अब जो हमारा आया वो है टी एफ। तो यहाँ पे क्या होता है, टी एफ नॉट इज ग्रेटर देन टी एफ, जो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है उसमें डिप्रेशन आया, कम हो गया। अब तो हम डेल्टा टी एफ क्या होगा, डेल्टा टी एफ यहाँ पे होगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ, और ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलेलिटी के, मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूट। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, के एफ इंटू एम। के एफ यहाँ पे है, यहाँ पे के भी था आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, के भी था मोलल
मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट ऑल्सो इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपका वाटर के लिए इसका वैल्यू होता है 0.52 होता है, कभी कभी नहीं दिया रहेगा तो आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा। और यहाँ पे के एफ क्या है, के एफ बोलते हैं डिप्रेशन कांस्टेंट, के एफ को बोलते हैं डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसका इसमें वाटर का वैल्यू होता है, इसके के एफ का वैल्यू होता है वाटर के लिए 1.86। तो ये हो गया कुल आपका। यहाँ पे चलिए एक और एक्सप्रेशन लिख देते हैं, डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो गया आपका, के एफ इंटू डब्लू बी वाई एम बी इंटू डब्लू ए इंटू 1000, ठीक है। ये हो गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब लास्ट है आपका, लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपका, लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑस्मोसिस क्या है, फिर हम ऑस्मोटिक प्रेशर का हम रिलेशन देखेंगे कि कैसे रिलेटेड है ये। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस समझने के लिए हम दो कंटेनर लेते हैं। एक कंटेनर ये लिए, इसको हम कनेक्ट कर दिए, ये दो कंटेनर है, यहाँ पे आपका क्या है सॉल्वेंट भरा है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक सॉल्वेंट भरा है ए, और यहाँ पे आपका सॉल्यूशन है एक, यहाँ पे आपका एक सॉल्यूशन है बी। ये आपका फुल है, सॉल्वेंट है, और यहाँ पे हम क्या लगा दिए हैं, ये दोनों कनेक्टेड है, और यहाँ बीच में एक है एसपीएम, इसको बोलते हैं एसपीएम। ये है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें एक तो बहुत ही फाइन होल होता है, पोर साइज होता है। ये क्या करता है, ये सॉल्वेंट को पास होने देता है, और जो सॉल्यूट होता है उसको ये फ्लो होने से रोकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस केस में क्या है, इसका यहाँ पे आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है इसका, इस सॉल्यूशन का। इस केस में होगा कि यहाँ से सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट का फ्लो होगा, यहाँ से सॉल्वेंट का फ्लो होगा और यहाँ पे जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। हायर हायर वैल्यू से, सॉल्वेंट का हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ फ्लो होता है, या फिर आप बोल सकते हो हायर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन यहाँ क्या है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब एक चीज़ बताइए कि हमें ये रोकना है, हम चाहते हैं कि ये जो ऑस्मोसिस है ये रुक जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। इसके लिए हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, और जो कितना प्रेशर हम अप्लाई करेंगे कि ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो रुक जाएगा। तो जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं इस प्रोसेस को रोकने के लिए, उसे ही हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, उसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रोसेस, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम पाई से डिनोट करते हैं। तो ये आपने देख लिया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, और फिर चलिए इसका काम आएगा फिर बाद में। अब यहाँ पे हम देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा जो है ये प्रेशर एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो फाइनल जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो ये आता है पाई इक्वल टू सी आर टी, ये होता है पाई इक्वल टू सी आर टी के बराबर। यहाँ पे सी आपका है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, मोलरिटी भी बोल सकते हैं। आर आपका है गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए आप, ये क्या है, पाई क्या है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। अगर आपको एक एग्जाम में दे दिया दो सॉल्यूशन है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 1, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 2। अगर आपसे पूछे
कि किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे दे दिया हो कि पाई वन इज ग्रेटर देन पाई वन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा है पाई टू से, तो कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा होगा, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप बोलोगे C1 विल बी ग्रेटर देन C2। यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन C1, इसका C2। ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ्लो कब कैसा हो रहा था, हायर से लोअर की तरफ जा रहा था। कभी भी जो फ्लो होगा वो हायर ऑस्मोटिक प्रेशर से लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ होगा, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो कुल मिला के ये था आपका सारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी पढ़ लिया। अच्छा, यहाँ पे एक फिनोमिना आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। यहाँ पे हमने देखा कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहे हैं तो ये प्रोसेस ऑस्मोसिस रुक जा रहा है। अब एक केस ऐसा भी होगा जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से जो वैल्यू है उसे हम ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, तब उस केस में क्या होगा, उल्टा होगा, जो फ्लो होगा वो उल्टा होगा। यहाँ से जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, फ्लो करके इधर ही जाएगा। ठीक है। और ये आपका यूज होता है वाटर प्यूरिफिकेशन में, जो RO, आप लोग RO नाम सुने होंगे, RO वाटर। तो ये क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस में, इसमें क्या होता है, जो वाटर में मिनरल्स होते हैं, TDS बोलते हैं, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, तो उसे अगर हमें कम करना होता तब हम ये प्रोसेस यूज करते हैं। तो ये था आपका कुल मिला के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। अब एक चीज हम पढ़ेंगे एबनॉर्मेलिटी के बारे में, या फिर बोलो वांट ऑफ फैक्टर। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो अभी आपने जितना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, तो ये अभी इसका जो एक्सप्रेशन है इसको वांट ऑफ फैक्टर है, मतलब वांट ऑफ एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया था, इसको गलत कर दिया। तो आपने जितना पढ़ा आप समझो सब गलत हो गया। बताइए, तो आप बोलोगे कि सर आपने हमें ऐसा क्यों पढ़ाया कि जो सही है वही पढ़ाता। तो ये आपको पहले समझना ज़रूरी था। अब क्या है, अब जो वांटॉफ साहब है वो क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या किया, रिसर्च किया, और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो बहुत सारे सॉल्यूशन के लिए टेस्ट किया। तो उन्हें क्या आया, जो इस फार्मूला से उन्होंने कैलकुलेट किया, और उनको जो ऑब्जर्व हुआ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उन्होंने जो मेजर किया, उस दोनों में क्या हुआ, चेंजेज आया। तो इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर। तो उन्होंने पाया कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसका बिहेवियर में एबनॉर्मलिटी है। तो उन्होंने क्या किया, आप टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, जो फार्मूला है वही रहेगा, उसमें हम एक करेक्शन टर्म यूज करेंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे आई क्या होता है, इसको बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। तो इसको हम ऐड कर देंगे, बाकी आपका जो भी फॉर्मूला था सेम रहेगा, उसको हम इसे केवल राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला फिर करेक्ट हो जाएगा। तो इन्होंने क्या देखा कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कैलकुलेटेड है, और जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस दोनों में डिफरेंस है। तो ये क्यों होता है, इन्होंने इसका जस्टिफिकेशन दिया कि जैसे आपका सॉल्यूशन में मान के चलिए, यहाँ पे आप इनिशियल जो सॉल्यूशन था ए आपका ए मान के चलिए, यहाँ पे आपका n मॉलिक्यूल है, आपका टोटल n मॉलिक्यूल है। ये जब हम सॉल्यूशन में ऐड किए उसके बाद क्या हो गया, ये इंटरेक्शन करके ये क्या हो गया, एक बना लिया, नंबर ऑफ जो टोटल n मॉलिक्यूल मिला के एक ही मॉलिक्यूल कर लिया। यहाँ पे क्या हो गया, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एसोसिएशन। यहाँ पे क्या हो गया, एसोसिएट हो गया। अब बताइए, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था हमने पढ़ा है कि ये नंबर ऑफ टोटल नंबर पे क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल के। यहाँ पे टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल का था, यहाँ पे क्या हो गया, एक हो गया। तो इस केस में क्या होगा, एसोसिएशन के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होगा हमेशा, आई जो होगा हमेशा डिक्रीज होगा। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा डिक्रीज होगा। अब डिसोसिएशन का क्या समझिए, यहाँ पे आपका एक मॉलिक्यूल था, ठीक है, ये AN है, ये आपका जाके जब सॉल्यूशन में गया आपको डिसोसिएट होके N मॉलिक्यूल बना दिया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओवरऑल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिसोसिएशन।
ये क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया सॉल्यूशन में जब। ये दो फिनोमिना उन्होंने एब्जॉर्ब किया कि जिस केस में एसोसिएशन होता है उस केस में क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर जो है मतलब वो डिक्रीज हो जा रहा है, एसोसिएशन के केस में डिक्रीज हो रहा है और डिसोसिएशन के केस में इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया जो डिसोसिएशन है उसके लिए होगा 1 + n-1 इंटू अल्फा, और इसके केस में i = 1 + 1/n-1 इंटू अल्फा। ये आप ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये आपको पहले आई निकालना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में कई जगह। अब यहाँ पे अल्फा जो है, अल्फा को बोलते हैं डिग्री ऑफ अगर डिसोसिएशन होगा तो डिसोसिएशन, एसोसिएशन होगा तो एसोसिएशन, तो यहाँ पे अल्फा को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ओके, तो अब जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जो RLVP था वो हो जाएगा आपका आई, और क्या था उसके मोल फ्रैक्शन जो है वो हो जाएगा, ठीक है, आई इंटू मोल फ्रैक्शन। आपका डेल्टा TB था वो होगा आई इंटू KB इंटू मोलेलिटी। आपका डेल्टा TF था ये हो जाएगा आई KF इंटू मोलेलिटी। आपका ये था ऑस्मोटिक प्रेशर ICRT। तो अब आप प्रैक्टिस में लाओगे कि हमेशा यही यूज करोगे। आई अगर 0 i = 1 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा जो हमने पहले पढ़ा वो, नहीं तो फिर हम आई का जो वैल्यू दिया रहेगा वो करेंगे। तो ये था टोटल आपका कुल मिला के सॉल्यूशन चैप्टर्स का। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा पूरा लेक्चर पेशेंटली सुना, और इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये आपका फाइनल आपका सॉल्यूशन चैप्टर ख़त्म हो गया। अब जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली।